Assalamualaikum, dear students. Welcome back to Physics with Professor. I am your professor, and today we'll move ahead to continue our journey from chapter number 2, force and motion. Uh, in the last lecture, we discussed about how to represent vectors and how to take rule for vector addition. Today, today in the lecture number 3, we learn about the rectangular components, which is a very important concept in the physics, rectangular components of vector, and how to represent a vector from its rectangular components. तो बच्चों आपको बताता चलूं कि इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर ना हम SLO P11 B02 जो है ना वो डिस्कस करेंगे। ये SLO क्या था, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दूं, ये SLO थे हमारे पास स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। और ये स्टूडेंट लर्निंग यहाँ पे P11 का मतलब था फिजिक्स 11, मतलब 11वीं क्लास की फिजिक्स, और जो B था वो यहाँ डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो A डोमेन थी वो हमारे पास मेजरमेंट्स की डोमेन थी, और साथ में जो हमारे पास ये B डोमेन है ये मैकेनिक्स की डोमेन है, और उसका सेकंड SLO है। और ये बुक के ऊपर जो है वो LO के लर्निंग मतलब ऑब्जेक्ट्स के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। बुक के ऊपर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, और ये SLO है क्या बोला, रिप्रेजेंट वेक्टर इन टू डिमेंशन एज टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का मतलब हमने एक वेक्टर को जो है ना वो टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर जो है ना वो रिप्रेजेंट करना है। और वो कैसे रिप्रेजेंट करना है बच्चों, आज जो है ना ये हम सीखेंगे। और इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम 3 टॉपिक जो है ना वो अगेन जो है वो रिकवर करेंगे। पहला क्या है बोला, कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन, कि आखिर हमें क्यों जो है ना वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की जो है वो जरूरत पड़ी। आखिर एक वेक्टर को सिंपली हम उसी के साथ रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर सकते, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की जो है ना वो आखिर जरूरत ही क्यों पेश आई, उसको डिस्कस करेंगे। और सेकंड जो है ना वो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और वेक्टर्स जो होते हैं कौन कौन से हैं वो डिस्कस करेंगे। और थर्ड में क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये 3 जो है वो टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे। तो बच्चे चलते हैं फिर हमारे लेक्चर के जो है ना पार्ट 1 की तरफ। Part 1. Why do we need to convert a vector into its components? तो बच्चों हमारे लेक्चर का जो पार्ट 1 है ना वो हमारे पास क्या है, व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो ये टॉपिक है, ये कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन है कि हमें बेसिकली एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके वेक्टर्स में उसको कन्वर्ट करने की जो है ना वो जरूरत ही आखिर जो है ना वो क्यों पेश आई। तो बच्चों कब आप लोगों ने ना ये याद रखना है, देखो हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर जो है ना वो हम फोर्स लगाते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के ऊपर जो है ना वो फोर्स लगाते हैं, तो वो जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे ना बॉडी की जो मोशन है ना वो उसी डायरेक्शन में होगी। जैसे फर्ज करें वो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक उसने वो न्यूटन सेकंड लॉ में F इज इक्वल टू जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ये सीखा था डायरेक्शन के बारे में ना, कि जिस डायरेक्शन में जो है ना वो बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी ना उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है ना वो उसी जो है वो डायरेक्शन से जो है ना वो मूव करेगी बॉडी। तो इस बात को जो है ना वो हम आइजैक न्यूटन की एक बुक है प्रिंसिपिया मैथमेटिका, उसी से जो है ना उसने डायरेक्शंस के बारे, फोर्स और मोशन की जो है ना एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है ना उसके बारे में उसने क्या बताया है। चलिए मेरा एक असिस्टेंट है जारविस, तो उससे पूछते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग जारविस, can you tell me that what's Sir Isaac Newton say about in second law of motion about the direction of force and motion? Good morning, Professor. Sir Isaac Newton himself explained this idea, the direction of force and acceleration, in his own words, from Principia Mathematica, 1687. The change of motion is proportional to the motive force impressed, and is made in the direction of the straight line in which that force is impressed. थैंक्स जावेद। तो जैसे बच्चों आप लोगों ने सुना कि वो जो है बेसिकली प्रिंसिपिया मैथमेटिका के अंदर आइजैक न्यूटन ने जो है ना वो यही कहा, उसके ओन वर्ड्स, उसके अपने वर्ड्स के अंदर जो है ना, कि जब भी किसी बॉडी के जो चेंज इन मोशन होती है ना बेसिकली वो किस वजह से होती है, कि जब उसके ऊपर जो है ना फोर्स जो है ना वो इम्पल्स होती है, फोर्स अप्लाई की जाती है। यहाँ पे इम्पल्स फोर्स का मतलब होता है कि फोर्स जो अप्लाइड फोर्स, और चेंज इन मोशन का मतलब होता है कि जो उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है ना वो पैदा हुआ है। कि जैसे हमने पहले बात की कि जब किसी बॉडी के ऊपर जो है ना वो हम किसी ब्लॉक के ऊपर जो है ना फोर्स लगाएंगे, तो जिस डायरेक्शन में बॉडी की वो फोर्स लगेगी ना जो ब्लॉक है वो भी उसी डायरेक्शन में जो है ना वो क्या करेगा बोला, मूव करेगा। लेकिन बच्चों ये चीज जो है वो हर दफा नहीं होती। अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, लेट्स सपोज फॉर मेरे पास वो मुस्तकीम भाई है एक, तो वो मुस्तकीम भाई जो है ना वो एक कार्ट को, एक ट्रॉली को जो है ना वो रस्सी बांध के जो है ना वो उसको मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि वो जो बेसिकली जब वो रस्सी को लेके जो है ना वो किसी कार्ट के ऊपर जो है ना वो फोर्स लगा रहा है, फर्ज करें हमारे पास कोई भी जो है एक ट्रॉली है, तो वो मुस्तकीम जो है ना वो रस्सी के साथ जो है वो
रस्सी के साथ बांध के तो उसको जो है ना वो ऐसे खींच रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, जब वो मुस्तकीम जो है वो इस ट्रॉली को खींच रहा है ना, तो उसके ऊपर जो फ़ोर्स है ना, तो वो फ़ोर्स जो है ना वो कुछ ना कुछ जो है ना वो एंगल बना है। जब वो ट्रॉली को खींच रहा है तो इसकी रस्सी जो है ना वो ग्राउंड के साथ जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो एंगल बना रही है। ठीक हो गया? उस लेट्स सपोज़ हम कहते हैं कि वो जो एंगल है ना वो हमारे पास एंगल जो है वो थीटा एंगल है। अब देखें, अब जो फ़ोर्स है, वो जो फ़ोर्स है वो तो लग रही है इस किसी एंगल के ऊपर, मतलब वो एंगल बना के जो है ना वो ऐसे ऊपर की तरफ जो है लग रही है, ज़मीन के साथ वो एंगल बना रही है। लेकिन आपको पता है कि वो जो कॉर्ड है, वो जो बॉडी है, वो किस तरह मूव कर रही है भला? वो मूव कर रही है ऐसे आगे की तरफ, मतलब जो मोशन है, उसकी डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड है, आगे की तरफ है। लेकिन जो फोर्स है वो तो कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। तो अब वो जो फोर्स है वो देखो वो ऊपर की तरफ लग रही है, जो बॉडी की मोशन है वो इस तरफ फॉरवर्ड की तरफ है। तो अब ये जो कार्ड है वो ऐसे जिस तरफ फोर्स लग रही है उस तरफ क्यों नहीं जा रही? न्यूटन ने तो ये कहा जिस तरफ फोर्स लगेगी उसकी जो मोशन की डायरेक्शन है, जो एक्सेलरेशन होगा, जिससे बॉडी मूव करेगी, उसकी डायरेक्शन भी दोनों की सेम सेम होगी। तो क्या यहाँ पे जो न्यूटन का जो वो लॉ है, क्या वो गलत हो गया? नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। बेसिकली है क्या बोला कि समटाइम्स अ सिंगल वेक्टर एक्ट्स इन मोर देन वन डायरेक्शन इन द सेम टाइम। तो कभी कभार बच्चों ऐसा होता है कि एक सिंगल वेक्टर जो है ना वो एक से ज्यादा डायरेक्शंस में भी जो है ना वो कभी कभार मूव कर रहा होता है। तो फिर हमें लगा कि हमें जो फोर्स को जो है ना, कोई भी लेट्स सपोज ये फोर्स अगर यहाँ बात करें, तो इस फोर्स को हमें इसके कुछ पार्ट्स के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट करना पड़ा, उसे डिवाइड करना पड़ा, ताकि हमें पता लग जाए कि वो इस फोर्स का जो है ना वो इस तरफ जो कौन सा कंपोनेंट लग रहा है। क्योंकि ये कोई बॉडी जो है ना फोर्स लगे बगैर जो है ना वो मूव नहीं कर सकती। तो अगर इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो ऐसे फॉरवर्ड आगे की तरफ जो है वो मूव कर रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इस फोर्स का पार्ट जो है ना वो इस मोशन के डायरेक्शन में लाजमन मौजूद है। तो वो जो फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है ना, उसको हम नाम देते हैं, वो हमारे पास वो एफ एक्स है। ठीक है? तो इसी तरह अगर वो फर्ज करो कोई बॉडी वर्टिकल वैसे मूव तो नहीं कर रही, तो यहाँ पे अगर उसका वर्टिकल हम कंपोनेंट ड्रा करते तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना वो यहाँ से ये आता है। ठीक है? यहाँ पे हमारे पास वो एफ वाई होता। ये हमारे पास एफ एक्स, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स का मतलब उसका पार्ट, कंपोनेंट का मतलब उसका पार्ट। ठीक है? तो ये उसका एफ का जो है ना वो हॉरिजॉन्टल पार्ट आ गया, ये जो हमारे पास एफ है वो वर्टिकल पार्ट आ गया। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पे कि जो बॉडी की जो मोशन हो रही है ना, बॉडी किस तरह मूव कर रहा है अब बताएं जरा, वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है कि वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है? तो चूंकि जो बॉडी है, वो जो कॉर्ड है, वो चूंकि अलोंग द एक्स एक्सिस जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एफ एक्स कंपोनेंट है ना वो उसे हम कहते हैं वो इफेक्टिव कंपोनेंट है। और ये जो एफ वाई कंपोनेंट है, जो कि बॉडी का वेट जो है वो ऑलवेज जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, बॉडी का वेट। तो इसलिए चूंकि वेट जो है वो डाउनवर्ड है, तो इसलिए जो वेट है वो इस एफ वाई के साथ जो है ना वो कैंसिल हो जाता है। ये जो एफ वाई है हेल्प करता है उस वेट को जो है ना वो बैलेंस करने में, तो आगे वो बॉडी जो है ना मूव कर सके। तो ये दोनों बैलेंस होके खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो ये एफ एक्स है ना, इसे हम कहते हैं वो इफेक्टिव कंपोनेंट। तो यहाँ बताता चलूं कि हमारे पास जो तो बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पे जो एफ एक्स और एफ वाई है ना, इन दोनों को हम कहते हैं कि ये उसके जो है ना वो टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो है ना वो इसके दो कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई। लेकिन इनमें से जो इफेक्टिव है, जो मोशन क्रिएट कर रहा है इस टाइम के ऊपर, तो वो हमारे पास कौन सा वाला, हमारे पास एफ एक्स कंपोनेंट है, उसको हम कहते हैं उसका इफेक्टिव कंपोनेंट। तो मुझे बच्चों लगता है आपको जो है ना, मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो है ना वो इसकी समझ आ गई होगी कि क्यों जो है ना आखिर हमें इस कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ी। क्योंकि अगर हम कंपोनेंट्स एफ एक्स का हमें पता ही ना हो तो हम ये नहीं बता सकते कि जो है ना ये मोशन किस वजह से पैदा हो रही है। तो इसलिए हमें इस फोर्स को इसके कंपोनेंट्स के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट करना पड़ा। और वो कन्वर्ट किस तरह से करते हैं, कैसे कंपोनेंट्स हम वो डिफाइन करते हैं, कैसे आते हैं कंपोनेंट्स, इस ये हमारा जो है ना वो सेकंड पार्ट है। तो चलते हैं बच्चों इस लेक्चर के सेकंड पार्ट की तरफ। Part 2, Rectangular Components of a Vector. तो हमारा जो इस लेक्चर का जो सेकंड पार्ट है ना वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर है ना, अगर मैं पहले कंपोनेंट की डेफिनेशन करूं, ये जो हम पीछे एफ एक्स पर हुआ है जो है ना वो दो कंपोनेंट्स फोर्स के निकाले थे ना, तो कंपोनेंट की डेफिनेशन, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन द गिवन डायरेक्शन। तो कंपोनेंट क्या होता है बोला कि किसी भी वेक्टर की जो है ना वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर जो है ना वो इफेक्टिव वैल्यू जो
होती है ना, उसको हम कहते हैं, उसका क्या है बोला, वो कंपोनेंट है। मतलब ये यहाँ पे जो एफ एक्स था वो इसका इफेक्टिव कंपोनेंट था जो कि मोशन पैदा कर रहा था, जो एफ वाई था वो इसका कंपोनेंट था जो वेट को बैलेंस कर रहा था। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव वैल्यू होती है किसी भी कंपोनेंट की किसी भी डायरेक्शन के अंदर जो है ना, उसको हम कहते हैं क्या, उसका बोला हमारे पास होता है कंपोनेंट। तो अगर मैं कंपोनेंट ड्रा करने की तो कोशिश करूं, लेट्स सपोज हम ना जो है वो यहाँ पे 2 डायमेंशनल जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना वो ड्रा करके देखते हैं। मतलब ये हमारे पास दो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 2 डायमेंशन, ठीक है, 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट। इसमें लेट्स सपोज हम करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक वेक्टर जो है ना वो ए वेक्टर है, नहीं जी, ये हमारे पास ए वेक्टर है। ठीक हो गया, जो कि किसी भी जो एक्स एक्सिस के साथ जो है ना, एक्स एक्सिस के साथ जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो एंगल बना रहा है। ठीक हो गया, एंगल जो कितना बना रहा है वो हमारे पास एंगल जो है वो थीटा एंगल है। तो बच्चों अगर लेट्स सपोज हम कहेंगे वो जो वेक्टर आया है ना, वेक्टर उस ए वेक्टर के अगर ऊपर से 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक वेक्टर है, और अगर ऊपर से उसके ऊपर से जो है ना वो लाइट फॉल करे तो उसका जमीन के ऊपर जो है ना कुछ मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ ना कुछ उसका शेडो बनेगा। वो जो उसका शेडो बनेगा उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास ये इस तरह का उसका शेडो आएगा, उसको हम नाम देंगे ए एक्स का। क्या नाम देंगे उसको, ए एक्स का। उसको ए एक्स का नाम क्यों देंगे, क्योंकि वो जो है हमारे पास अलोंग द एक्स एक्सिस है। और इसी तरह अगर वो लाइट जो है वो उस वेक्टर के ऊपर जो है वो वाई एक्सिस से मैं उसके ऊपर फॉल कर रहा हूँ, तो उसका कुछ ना कुछ शेडो जो है ना अलोंग द वाई एक्सिस भी बनेगा। और वाई एक्सिस पे जो शेडो बनेगा इस वेक्टर ए का, उस शेडो से जो वेक्टर बनेगा, उस शेडो से जो उसका वेक्टर बनेगा उसको हम नाम देंगे ए वाई का। ठीक है, वो ए वाई होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ए एक्स ये जो प्रोजेक्शंस है ना, इनको हम कहते हैं हमारे पास ये उसके कंपोनेंट्स है। अगर इस डायग्राम के अंदर ये ओ और ये हमारे पास एम और ये एन और ये पी पॉइंट हो, ठीक है, तो हमारे पास जो ओ एन है, ओ एम है, बेसिकली वो प्रोजेक्शन है किसका, वेक्टर ए का अलोंग द एक्स एक्सिस। और जो ओ एन वेक्टर हम बता रहे हैं वो क्या है हमारे पास बोला, प्रोजेक्शन है ए का अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक हो गया, ये ए वाई आ गया और ये हमारे पास क्या हो गया बोला, ए एक्स हो गया। तो ये जो यहाँ पे जो है ना दोनों ए एक्स और ए वाई जो है ना वो हमारे पास इसके दो कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं हेड टू टेल रूल के मुताबिक, जो कि हमने इससे पिछले लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 2 में जो है ना वो हेड टू टेल रूल के बारे में सीखा था, उसको समझा था। अगर बच्चों आप लोगों ने हेड टू टेल रूल के बारे में अभी भी जो है ना वो नहीं पता कि वो क्या चीज है, क्या किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका जो सेकंड लेक्चर का जो वीडियो का लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पहले आप उसको सीख लें, आपको इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने में जो है ना वो जरा आसानी हो जाएगी। तो अगर मैं ये जो दो कंपोनेंट्स आए हैं बच्चों, अगर ये दो कंपोनेंट्स को मैं हेड टू टेल रूल की मदद से जो है ना ऐड करूं, जिसमें क्या था बोला कि पहले वेक्टर को एज इट इज ड्रॉ करके हमें दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर की हेड के ऊपर जो है ना वो ड्रॉ करना है। अगर यहाँ पे मैं इस ए वाई को जो है ना उठा के जो है वो यहाँ ड्रॉ करूँ इसके हेड के ऊपर ए एक्स के, तो यहाँ पे हमारे पास ये वेक्टर आएगा। तो ये जो वेक्टर होगा इसको हम नाम क्या देने बोला, ए वाई नाम देंगे। ठीक हो गया, तो ये जो इसके हैं दो कंपोनेंट्स, अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें ना तो ए एक्स और ए वाई के दरमियान जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो कितना एंगल बन रहा है बेटे, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इस 90 डिग्री एंगल की वजह से ही हम ए एक्स और ए वाई को जो है ना वो परपेंडिकुलर या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्योंकि हमें पता है जो एक रेक्टेंगुलर होता है ना, रेक्टेंगुलर के हर एक कॉर्नर के अंदर कितना कितना एंगल होता है बोला 90 90 का, तो इसलिए इसको हम ये वाला नाम जो है ना वो दे देते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी हमारे पास कहलाते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ये जो ए एक्स ए वाई जो है ना इनके प्रोजेक्शन जो है इनको हम इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। अब जो है अगर मैं ये देख रहा हूँ, अब यहाँ पे जो है अगर हम ध्यान से देखें इस डायग्राम के अंदर बच्चों, देखो कि ये जो ए वाई है, जैसे आपने हेड टू टेल पढ़ा ही होगा कि ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर आ गया ए एक्स और ये हमारे पास सेकंड वेक्टर आ गया क्या बोला ए वाई। तो इसके साथ जो ये थर्ड ये जो वेक्टर खुद इटसेल्फ जिसके हमने प्रोजेक्शन जो है वो मतलब उसके कंपोनेंट्स जो है वो ड्रॉ किए हैं, तो वो पहले वेक्टर मतलब पहले कंपोनेंट की टेल से एंड वाले कंपोनेंट के हेड की तरफ नहीं जा रहा,
तो ये चूंकि उसके हेड की तरफ जा रहा है तो ये एज अ रिजल्टेंट वेक्टर बिहेव कर रहा है, जैसे हमने वो हेड टू टेल रूल में सीखा था। तो इसीलिए इस किसी भी वेक्टर, अ वेक्टर मे बी अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ इट्स कंपोनेंट, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि इसीलिए एक वेक्टर को जो है उसके कंपोनेंट्स का क्या कहते हैं, बोला रिजल्टेंट वेक्टर भी हम जो है वो कहते हैं। और एक वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट्स के हिसाब से कैसे, रिजल्टेंट वेक्टर चूंकि बाय हेड टू टेल रूल अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूं इस डायग्राम में, तो बाय यूजिंग, अगर यहाँ पे बच्चों मैं हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करूं तो हमें पता है कि जो ए जो है ओ पी जो हमारे पास ये वेक्टर आ रहा है, चूंकि ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो ये जो ओ पी जो है हमारे पास, ये ओ पी बराबर किसके आएगा, बोला हमारे पास ओ एम प्लस एम पी। तो इन दोनों वेक्टर्स को जो है ना सम करने से, ठीक है, ओ पी जो है वो बराबर आएगा ओ एम प्लस एम पी, इन दोनों वेक्टर्स को जो है ना सम करने से उधर आएगा। ये हमने वो हेड टू रूल में सीखा हुआ था। और हमें पता है जो ओ पी है, ये ओ पी हमारे पास किस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए को, ठीक है। और जो हमारे पास ओ एम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, बोला ए एक्स कंपोनेंट को उसके। और जो हमारे पास एम पी है वो रिप्रेजेंट करता है ए वाई को। तो इस तरह से बच्चों जो है वो हमने एक कंपोनेंट, एक वेक्टर को जो है ना उसके कंपोनेंट्स के हिसाब से जो है ना वो बयान कर दिया, इसको कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई आ गए। और ये जो ए एक्स ए वाई है ना, आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पे जो ए वाई वेक्टर है बेसिकली हम यूनिट वेक्टर्स ना इस्तेमाल करते हैं। आपने याद रखना है यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 एंड हैव अ स्पेसिफिक जो है ना वो डायरेक्शन। तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी वेक्टर्स होते हैं ना उन सब के लिए जो है उनकी डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए ना हम आई हेड का जो है ना, आई हेड एक यूनिट वेक्टर है उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो वाई एक्सिस के अलोंग होते हैं उसके लिए हम जो यूज करते हैं जे हेड। तो इस तरह में अगर हमें पता है कि हर वेक्टर के अंदर चूंकि मैग्नीट्यूड भी, मतलब फर्स्ट करो हमारे पास कोई भी एक वेक्टर ए है तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो हम सिंपली वो ड्रॉ करते हैं सिंपल नंबर के साथ, और उसकी डायरेक्शन के लिए जो है हम वो ए हेड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये जो ए एक्स और ए वाई है ना, ये एडिशनल बस आपको बात बता रहा हूँ कि जो ए वाई है ये आ जाएगा हमारे पास ए वाई एज इट इज, और इसकी डायरेक्शन के लिए जो है ना वो हम जे हेड का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो ए एक्स है वो बराबर आएगा हमारे पास किसके, ए एक्स उसकी मैग्नीट्यूड और साथ में उसका जो है आई हेड जो है ना उसका डायरेक्शन इंडिकेटर आएगा। तो ये बेसिकली उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये ए एक्स वेक्टर की जो है ना वो डायरेक्शन है, उसकी मैग्नीट्यूड है, सॉरी। तो यहाँ तक बच्चों हमारे पास वो आ गया। तो अगर अब मैं यहाँ से ए एक्स और ए वाई की जो है ना वो मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा, ये जो ए एक्स हमें डायरेक्शन तो पता लग गया क्योंकि हमें बेसिकली ये कंपोनेंट्स की वैल्यूज फाइंड करनी है ना। तो अगर कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड करने की डायरेक्शन तो आई हेड का तो पता लग गया कि अलोंग दी एक्स एक्सिस है, लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड है ना उसको हमें नहीं पता। तो वो ए एक्स और ए वाई जो है ना वो हमने फाइंड करने हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए ना हम करते क्या है, बोला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो उसके कंपोनेंट्स की जो है ना वो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम करते क्या है कि ये जो बेसिकली डायग्राम बनी है तो ये हम एक ट्रायंगल की तरह नजर नहीं आ रही है जो ओ पी एम है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को जो है ना वो यहाँ दोबारा ड्रॉ करें, मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाऊं तो ये ट्रायंगल बनेगा हमारे पास कुछ इस तरह की, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास एंगल थीटा है, और ये जो हमारे पास ओ है और ये पी पॉइंट है, ये हमारे पास एम पॉइंट है। और ये जो चूंकि हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ नहीं करें, सिर्फ उनकी लेंथ मतलब नंबर मैग्नीट्यूड के हिसाब से ड्रॉ करें, तो यहाँ पे जो ए की मैग्नीट्यूड होगी वो सिंपल ए होगी, और जो एक्स की ए एक्स की होगी मैग्नीट्यूड वो सिंपल ए एक्स होगी, और ये वाली हमारे पास क्या बोला ए वाई होगी। ट्राइंगल में तो आपको सब कुछ पता होगा कि इसको हम कहते हैं नीचे वाली जो इस ट्राइंगल की जो नीचे वाली साइड होती है इसे हम कहते हैं इसकी बेस, और जो ये वाली साइड होती है इसको हम कहते हैं इसका परपेंडिकुलर, और ये जो हमारे पास होता है इसे हम कहते हैं इसका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये हम छोटी क्लासेस के अंदर जो है ना वो पहले ही पढ़ के जो है ना वो आ चुके हैं। और ये जो ट्राइंगल बनती है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों ऐसे ट्राइंगल होते हैं जिसके अंदर एक एंगल जो है एटलीस्ट 190 डिग्री का जो है ना वो होता है। तो इस ट्राइंगल के अंदर इन ट्राइंगल ओ पी एम, इस ट्राइंगल के अंदर क्या है बच्चों,
कि अगर मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो cos थीटा जो है वो यूज करूँ। ये सब कुछ हमने 9th क्लास के अंदर वो पढ़ लिया है, cos थीटा sin थीटा जो है ना छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। तो अगर यहाँ पे मैं एक रेशियो लूँ cos थीटा के लिए, cos थीटा, तो cos थीटा अगर यहाँ से रेशियो लूँ तो बच्चों वो क्या है, जो cos थीटा होता है वो हमें पता है ट्रायंगल के अंदर वो बेस आवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। और यहाँ पे बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है बोला, जो बेस है वो चूंकि ओ एम को रिप्रेजेंट कर रही है और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो ओ पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो ओ एम है ना उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बोला, ए एक्स आएगी, और जो ओ पी है उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या आएगी बोला, ए आएगी। और यहाँ पे हमारे पास कॉस ऑफ थीटा जो है वो बराबर आ गया ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। अगर यहाँ से जो ए है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए तो बनेगा ए कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू ए एक्स। बाद में उसको इक्वेशन को हम घुमा के लिखते तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा बोला, ए एक्स इक्वल्स टू आएगा ए कॉस ऑफ थीटा। तो हमारे पास ये जो है वो उस वेक्टर की जो है वो मैग्नीट्यूड जो है ना हमने वो निकाल ली है। इसी तरह अगर हम वो इसी डायग्राम के अंदर जो है ना वो साइन ऑफ थीटा लें तो हमें पता है जो साइन ऑफ थीटा है ना वो बराबर होता है किसके बोला, साइन ऑफ थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज। अब बच्चों अगर हम परपेंडिकुलर की वैल्यू, परपेंडिकुलर यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बोला, हमारे पास पीएम को, और जो हाइपोटेन्यूज है वो रिप्रेजेंट करके इसको बोला ओपी को। अगर मैं यहाँ वैल्यूज रिप्लेस करूँ तो वहां पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ए वाई, नीचे आएगा हमारे पास सिंपली ए, ये बराबर होगा हमारे पास साइन ऑफ थीटा की। और अगर इसी तरह अगर हम इस डायग्राम को यहाँ पे ए इधर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास ए साइन ऑफ थीटा इक्वल टू आ जाएगा ए वाई। और डायग्राम को अगर हम घुमा के लिखेंगे तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा बोला, यहाँ बन जाएगा ए वाई इक्वल्स टू आएगा हमारे पास ए साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हमने दूसरा जो वेक्टर है उसकी जो है ना वो दूसरे कंपोनेंट का जो है ना वो मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल। तो यहाँ तक बच्चों हमने मैग्नीट्यूड वगैरह निकाली, हमें डायरेक्शन का पता लग गया। अब हम चलते हैं लेक्चर के जो है ना वो थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ तक बस इसका काम मुकम्मल हो गया, डायग्राम हम यूज कर लिए। तो चलते हैं बच्चों लेक्चर के जो है ना वो थर्ड पार्ट की तरफ। Part 3, Determination of a Vector from its rectangular components. तो बच्चों इस लेक्चर का जो हमारे लेक्चर का जो है ना वो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स जो है ना वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अब हम एक वेक्टर को जो है ना उसके कंपोनेंट्स के हिसाब से जो है ना वो बयान करेंगे, उसमें देखेंगे हम तो वो कैसे करना है बोला। उसके लिए हम ये सेम जो है ना वो डायग्राम जो है वो दोबारा इस्तेमाल करते हैं इस डायग्राम के अंदर। लेट्स सपोज क्योंकि हमने एक वेक्टर को जो है उसके कंपोनेंट के हिसाब से वर्णन करना है, तो एक वेक्टर के अंदर क्या चीज होती है बोला, एक उसकी होती है मैग्नीट्यूड और एक उसकी होती है डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन है ना, याद रखिएगा जो मैग्नीट्यूड है, ए मैग्नीट्यूड के लिए अब पहले मैग्नीट्यूड को सोल्व कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्या बोला, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड, तो बच्चों मैग्नीट्यूड के लिए जो है ना वो हम सेम जो है वो डायग्राम जो है ना उसका इस्तेमाल करेंगे। डायग्राम जो ट्रायंगल है हमारे पास ओ पी एम, इस ट्रायंगल के अंदर अगेन जो है ना जैसे हमने यहाँ पे कॉस साइन वो लिए ना, तो इसी तरह हमारे पास एक पैथागोरियन जो है ना वो हमारे पास थ्योरम है बच्चों, आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा था बाय यूजिंग। तो बच्चों पैथागोरियन थ्योरम हमें बताता क्या है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ना होता क्या है बोला कि उसके हाइपोटेन्यूज के वो बराबर होता है उसके बेस के स्क्वायर प्लस उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम हमें बताता क्या है, पाइथागोरियन थ्योरम वो ये बताता है कि किसी भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो है ना उसकी चीज का हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और उसकी बेस का स्क्वायर और उसके परपेंडिकुलर स्क्वायर के जो है ना वो इक्वल होता है। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें ना, ये काम हम क्यों करें कि ए वेक्टर की जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास क्या है, अगर मैं डायरेक्ट उसके वो वेक्टर फॉर्म के अंदर उसकी मैग्नीट्यूड हाइपोटेन्यूज किसको रिप्रेजेंट सिंपल बच्चों, एक ओपी है तो यहाँ पे ए हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास इधर ए का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे जो बेस है वो चूंकि ए एक्स को रिप्रेजेंट करिए तो यहाँ पे आएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास ए वाई को रिप्रेजेंट करिए तो यहाँ पे आएगा ए वाई का स्क्वायर। अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लें, दोनों तरफ बच्चों स्क्वायर रूट लें तो हमें पता है कि इस साइड जो कि अकेला नंबर है तो इसका स्क्वायर जब रूट जब लेंगे तो उसका स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कट जाएगा और यहाँ पे इनके ऊपर जो है ना वो स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आएगा ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस
ए वाई का जो है वो स्केल। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास फार्मूला है बच्चों, ये फार्मूला किस चीज के लिए है बोला, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। अगर हमें एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें उसके दोनों कंपोनेंट्स की जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो उसको फाइंड करके उनका स्केल लेके, तो इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करके तो उस तरह उसकी जो है ना वो मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह अगर उसकी हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है तो डायरेक्शन को इंडिकेट कौन कर रहा है बच्चों, यहाँ पे याद रखना है डायरेक्शन का जो इंडिकेटर है यहाँ पे वो इसका एंगल रिप्रेजेंट करे। देखो अगर फर्स्ट करो यहाँ पे जो एंगल है ना वो 90 डिग्री होगा तो वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी। अगर यहाँ पे एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा तो एंगल डायरेक्शन किस तरफ होगी बोला, एक्स एक्सिस की तरफ होगी। अगर हमारे पास एंगल 180 डिग्री होगा तो ये जो है ना वो माइनस मतलब नेगेटिव जो है ना वो एक्स एक्सिस की तरफ होगा। तो यहाँ पे जो सारे के सारे एक वेक्टर की जो डायरेक्शन है ना वो डायरेक्शन इंडिकेट कौन कर है बोला, उसका एंगल जो है वो थीटा। अब एंगल को थीटा को फाइंड करने के, उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के बच्चों आप लोगों ने क्या करना है बोला, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अच्छा अब डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करना है, उसी ट्रायंगल के अंदर जो है ना जैसे हमने साइन कॉस जो है ना ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं फंक्शन जो है वो यूज कर ली हैं। अब हम तीसरा जो है ना वो एक tan थीटा, आपको याद होगा tan थीटा का यूज करें तो tan थीटा किसका बराबर होता है बोला, जो tan थीटा है ना वो बराबर होता है बच्चों किसके, परपेंडिकुलर आवर बेस के। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर होगा हमारे पास परपेंडिकुलर आवर बेस के। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे क्या है बोला, परपेंडिकुलर हमारे पास रिप्रेजेंट कर है ए वाई को और जो हमारे पास बेस है वो रिप्रेजेंट करी है हमारे पास ए एक्स को। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारे पास tan थीटा, इधर आ जाएगा ऊपर ए वाई, नीचे आ जाएगा हमारे पास ए एंड एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे चूंकि हमें थीटा चाहिए, हमें tan थीटा नहीं चाहिए, थीटा चाहिए। तो हमें पता है अगर tan यहाँ पे इधर पॉजिटिव है ऊपर जाए उधर जाएगा ना तो वो उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा का आंसर जो एंगल है वो आ जाएगा tan इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। तो इस तरह से बच्चों हमने जो है वो एक वेक्टर को जो है ना उसके कंपोनेंट्स के जो है ना हिसाब से जो है ना उसके बयान कर दी, क्योंकि डायरेक्शन के लिए भी हमने उसके कंपोनेंट्स को यूज किया और उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के लिए भी जो है ना उसके कंपोनेंट्स के जो है ना इस्तेमाल किया। इसे कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कहते हैं तो क्योंकि ये हमारे पास वो जो है ना वो 90 का एंगल ड्रा करते हैं। और हमने एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड ही क्यों किया, क्योंकि जो है हमें पता था कि वो जो एक वेक्टर होता है वो एक से ज्यादा जो है ना कभी कभार डायरेक्शंस के अंदर जो है ना वो एक्ट कर रहा होता है। तो ये इसकी बेटी छोटी सी सरल समरी थी हमारे पास। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर जो है ना वो समझ आ गई होगी। तो तब तक के लिए हम चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे। इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है जैसे हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर एडिशन ऑफ वेक्टर्स स्टडी किया था, तो इससे से रिलेटेड जो है ना अगला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है जिसमें हम वेक्टर्स को जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स फाइंड करेंगे। वो दो तरह के होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम उस चीज को स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज। रिमेंबर आवर मोटो, लर्न थिंक एंड अप्लाई। ठीक है, हर चीज को अपने कंसेप्चुअली जो है ना, मेरी कोशिश यही होती है कि हर चीज को आपको कंसेप्चुअली जो है ना वो समझाऊं। तो कंसेप्चुअली सीख के आपने उसको अप्लाई भी करना है और उसे सोच समझ भी उस पर करनी है। ठीक है, तब तक लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।